फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी की सीरीज में हमने भौतिक भूगोल में मानव भूगोल में भौतिक भूगोल हम कर चुके हैं। मानव भूगोल में हम पढ़ रहे हैं मानव बस्तियों के बारे में। मानव जैसे जैसे उसका विकास हुआ इस धरती पर, वैसे ही उसने अपने आप को एक तरह संगठित कर लिया एक बस्ती के रूप में। चलो, अब उसकी किस प्रकार की बस्तियां हैं, कैसे उसका रहन सहन है और ये बस्तियां किस प्रकार की हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बने रहें ब्राइट स्पार्क ट्यूटर के साथ। चलिए तो जानते हैं मानव बस्तियों के बारे में। मानव बस्तियां दो प्रकार की होती है, शहरी और ग्रामीण बस्तियां। कौन सी? शहरी और ग्रामीण बस्तियां। पहले पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियों के बारे में। ग्रामीण बस्तियों में पहला आता है आपका गुच्छित बस्तियां। नाम से पता चल रहा है गुच्छा, यानी कि गुच्छा कैसा होता है, जो दोनों साथ में ऐसे मिलकर रहता है ना। तो गुच्छित बस्तियां वह बस्तियां होती है जो एक साल में होती है तथा जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है। घरों का एक संकुलित रूप निर्मित, जहां पर मकान साथ साथ या फिर पास पास बने होते हैं। वह बस्तियां जहां मकान पास पास बने होते हैं गुच्छित बस्तियां कहलाती हैं। वह बस्तियां जलोढ़ मैदानों में पाई जाती हैं। विखंडित बस्तियां होती हैं वह बस्तियां जिनके मकान दूर दूर होते हैं। वह बस्तियां जिनके मकान दूर दूर होते हैं, जो अलग थलग पाया जाता है जिनका सार, और वह गुजरात राजस्थान में पाई जाती है। गॉट इट? गुच्छित, विखंडित। गुच्छित कौन से? साथ साथ पास पास मकान। विखंडित कौन से? दूर दूर मकान। गुच्छित कहां पर पाई जाती है? जलोढ़ मैदानों में। और विखंडित कहां पर पाई जाती है? गुजरात राजस्थान में। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्ली बस्तियां कौन सी बस्ती होती है? वह बस्तियां जो ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, यानी कि भौतिक रूप से ये एक दूसरे से अलग रहते हैं और गांव की सीमा के पार रहते हैं, यानी कि उससे परे, यानी कि गांव के अंदर ना रहकर सीमा के पास रहते हैं। ऐसे लोग जो पल्ली बस्तियों में रहते हैं वो ज्यादातर कृषि करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो नदी किनारे मैदानी एरिया में जाते हैं, जैसे कि गंगा के मैदान में रहने वाले लोग, हिमालयी घाटियों पे रहने वाले लोग, ठीक है, उनकी बस्तियां पल्ली बस्तियां कहलाती हैं। एकाकी बस्तियां वह बस्तियां जो एकांत में रहना पसंद करती हैं, जो व्यक्तिवादी लोग होते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, शांति सुरक्षा तथा धार्मिक भावना जिनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, गॉट इट? और एकत्रित स्थलों में एकांत प्रिय होते हैं, वह बस्तियां एकाकी बस्तियां कहलाती है, जैसे कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, हिमाचल, इन जगह पर पाई जाने वाली बस्तियों को हम एकांकी या फिर एकाकी बस्तियां कहते हैं। गॉट इट? ग्रामीण बस्तियां हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं शहरी बस्तियों पर। ठीक है, शहरी बस्तियां कौन सी बस्तियां हैं? प्रशासनिक नगर, यानी कि शहरी में नगर होते हैं। प्रशासनिक नगर कौन से नगर होते हैं बेटा? वह जहां प्रशासनिक नए केंद्र उपलब्ध होते हैं, यानी कि जहां पे प्रशासनिक केंद्र उपलब्ध होते हैं वह केंद्र प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। वह जगह प्रशासनिक नगर कहलाती है, जैसे चंडीगढ़ या दिल्ली। औद्योगिक नगर, जहाँ पे औद्योगिक केंद्र पाए जाए, उद्योग स्थल पाए जाए, औद्योगिक इंडस्ट्रियल फैक्टर ज्यादा हो वहां पर, वह औद्योगिक नगर कहलाते हैं, जैसे कि मुंबई और भिलाई। ठीक है, बहुत इजी है पर आपको याद करने योग्य है। याद करोगे तभी आगे कर पाओगे। ठीक है, तो गैरिसन नगर कौन से होते हैं? इन्हें ब्रिटिश काल के अंदर गैरिसन नाम दिया गया था। ये वह नगर होते हैं जहाँ पे सैनिक केंद्र होता है, यानी कि छावनी नगर याद आया हो? छावनी से छावनी क्या होती है? जहाँ पर सैनिक रहते हैं, है ना। तो जैसे कि जलंधर की छावनी और मेरठ की छावनी, वो कौन सा नगर कहलाए जाएंगे? गैरिसन नगर। ठीक है, धार्मिक नगर कौन से होते हैं? धार्मिक नगर होते हैं आपके कौन से? पवित्र शहर जिनका स्थान ऐतिहासिक या धार्मिक इतिहास से जुड़ा होता है, धार्मिक परंपराओं से जुड़ा होता है। वह नगर जहाँ पे बहुत ही ज्यादा लाइक बोलते हैं ना कि भाई बहुत पवित्र स्थल है, लाइक मथुरा, अजमेर, है ना, जो धार्मिक केंद्रों से जुड़े होते हैं वो धार्मिक नगर होते हैं। इट्स वेरी स्पिरिचुअल, राइट? बिल्कुल। शैक्षिक नगर कौन से होते हैं? वह नगर जो शिक्षा के लिए उच्च केंद्र माने जाते हैं, व जहाँ पे शिक्षा के केंद्र या यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय अत्यधिक व प्रभावशाली उपलब्ध होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अलीगढ़, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली भी मान सकते हैं। वही विकास कर रही है दिल्ली, है ना। दिल्ली वाले इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, दिल्ली विकास कर रही है भाई, वो भी शिक्षा का एक केंद्र मानी जाएगी। इवन दिल्ली ही क्यों, पूरा भारत क्यों नहीं? शिक्षा का केंद्र भारत को मानना चाहिए, पूरे विश्व के लोग भारत में आए पढ़ने के लिए, ऐसी यहाँ की शिक्षा होनी चाहिए। वो सोचने से नहीं होगी, तो हम मिलकर काम करेंगे, शिक्षित होंगे और कराएंगे लोगों को, तो ये शिक्षा का केंद्र माना जाएगा। जैसे एक टाइम पे माना भी जाता था नालंदा विश्वविद्यालय के टाइम पे। इट्स वेरी पेनफुल थिंग कि उसको तोड़ दिया गया, उस यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया गया। बहुत ही अशिक्षित लोग थे, है ना, वो जिन्होंने तोड़ा होगा। सबको पता है भाई बख्तियार खिलजी को तोड़ा, तो ऐसा क्यों था? इट्स वेरी पेनफुल थिंग कि शर्म नहीं आई आपको? हाँ, गलत बात है, कोई नहीं, बट हम ऐसे कई नालंदा विश्वविद्यालय बनाने के काबिल हैं, तो हम वो बनाएं, उस पर गौर करें,
ताकि लोगों को शिक्षित करें, उनका दिमाग जिंदा होगा। एक्चुअल में हमारी आवाम, हमारी जनता, जितनी जनसंख्या है वो एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग बनेगी। सो ओके, ठीक है। शिक्षा के केंद्र पढ़ते हैं हम। शिक्षा का केंद्र माना जाता है अलीगढ़, इलाहाबाद, मुंबई जैसे क्षेत्रों को। ये शिक्षा यानी कि शैक्षिक नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं पर्यटन नगर। पर्यटन नगर वह नगर होते हैं जिन्हें हम हॉलिडे टाउन भी कहते हैं। इनको हॉलिडे टाउन के रूप में जानते हैं क्योंकि यहाँ पर छुट्टियां की जो लोगों की छुट्टियां होती है वो लोग छुट्टियां बनाना पसंद करते हैं, जैसे कि नैनीताल हो गया, है ना, नैनीताल चले गए, उत्तराखंड चले गए, तो यहाँ पर पर्यटन नगर भी माने जाते हैं। दिल्ली भी आते हैं लोग। मैडम आप तो दिल्ली बताई जा रही हो, आते हैं भाई, इतनी सारी चीजें दिल्ली में है ना, तो वो हम उन लोगों को आते हैं यहाँ पर हॉलीडे मनाते हैं, है ना, समझ में आ रही ना। इसीलिए इन्हें पर्यटन नगर के रूप में जाना जाता है। बहुत इजी चैप्टर था, बहुत इजी था, हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसका भी तर्क है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले, है ना। इट्स वेरी बिग मोटिवेशन फॉर मी, ठीक है, जितने व्यूज है इस पर, ठीक है। एंड होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं आया आप इंस्टा आईडी पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया, आप उस पर भी मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, या आपको एडमिशन लेना है लाइक एनआईओएस में 10th 12th में एडमिशन चाहिए, या व्हाटएवर आपकी जो भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी ऑन दी व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम आईडी आल्सो। एंड हमारी एक बहुत ही बिग न्यूज है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसमें हम यूपीएससी की एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं, बेसिक लॉस कवर करा रहे हैं, अलग अलग क्लासेस हैं। इफ यू वांट टू टेक सो यू कैन कांटेक्ट अस, ठीक है। एंड 11th 12th के जो बच्चे दूर रहते हैं उन बच्चों की क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। जो कोचिंग नहीं आ पाते, काफी दूर दूर रहते हैं, जैसे मेरे पास मध्य प्रदेश की भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए मैंने ऑनलाइन करने की है टाइम निकाल कर अपना क्लासेस, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं एनी सब्जेक्ट्स। बट पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। पढ़ो, समझो, सोचो और आगे बढ़ो। अपना लक्ष्य निर्धारित करो। अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित करोगे तो आपके लक्ष्य पे नजर रहेगी। जब नजर मंजिल पर होती है तो भटकने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता, है ना। तो इसलिए अपनी मंजिल पे नजर रखो और मंजिल पे नजर रखे अपने रास्ते को क्लियर करो और सीधी राह चलो ताकि आप मंजिल तक पहुंचो और सफलता भी मजा लेते चलो, है ना। पर प्लीज भटकना नहीं है, आगे बढ़ना है, स्पष्ट रूप से आगे बढ़ना है, किसी को भी नहीं भटकना। भटकना आपको आपकी मंजिल से दूर भी कर सकता है और आपकी मंजिल का खात्मा भी कर सकता है। इससे बढ़िया होगा कि हम मंजिल पे नजर रखें, रास्तों को स्पष्ट रूप से, आनंदित रूप से पूरा करता चले, ठीक है। अगर हम पूरा आनंदित रूप से करेंगे तो मंजिल तक पहुंचने का मजा ही गुजार होगा, है ना। सो स्पष्ट रूप से चलेंगे, ठीक है। वादा करो कि आप स्पष्ट रूप से चलेंगे, आप भटकेंगे नहीं, आप इन गलत चीजों में नहीं पड़ेंगे। और ये गलत चीजें बेटा, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। सो बने रहे आपके चैनल के साथ, आपका चैनल, ठीक है, आपके अफशान के साथ, ब्राइट स्पार्क ट्यूटर, ओके। और खुश रहे, मेहनत करें और आगे बढ़ते रहे इसी लगन से। धन्यवाद।